मोनिका अग्रवाल। जैसा आप सबको पता है कि आपके नीट 2021 के एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। सो आई एम श्योर काफी सारे बच्चे फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कम है, अभी हम इतनी कम टाइम में फिजिक्स कैसे कंप्लीट करें। तो इसके लिए यहाँ पे मैं फिजिक्स का एक क्रैश कोर्स लेके आई हूँ, जिसमें हम नीट 2021 में जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सबके हम एक फॉर्मूला लिस्ट और कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। हर एक चैप्टर लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में होगा। आपको खाली क्या करना है, आपको हर रोज एक वीडियो देखना है, मींस एक चैप्टर का आपको वीडियो देखना है और उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आपको करने हैं। आई कैन अश्योर यू दिस कि अगर आप खाली मेरे रिविजन लिस्ट अच्छे से, जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी, अगर आप वो अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, हर एक पॉइंट का आप नोट करते हैं, देन यू कैन इजीली स्कोर द मार्क्स यू डिजायर। जो भी मार्क्स आपने सोचे हैं कि भाई मुझे ये मार्क्स आने चाहिए, मुझे ये मार्क्स आने चाहिए, तो वो मार्क्स आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में मिलेंगे। दिस आई कैन अश्योर यू। ओके, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ बुक एंड अ पेन एंड स्टिक टू वन पोजीशन एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ये पूरा वीडियो एक ही बार में देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि विद इन सम आवर्स आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। अब बात करेंगे इसके नोट्स की। आप लोग को लिखना तो है, उसके अलावा अगर कुछ चीज मिस हो गई आपसे तो मैंने इसके नोट्स, मेरा एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है एफर्टलेस फिजिक्स, उसमें इसके नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो चलो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसा आपको पता है ये क्रैश कोर्स है, सो आई कैन नॉट गो इन मच डेप्थ, बट वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर्स। पहली चीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करती है एंड विच कैन बी मेजर, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो पहली है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर्स क्वांटिटी, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन होता है। यहाँ पे स्केलर्स में अगर आपने खाली मैग्नीट्यूड दे दिया तो उससे ज्यादा हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको 5 किलो जाके राइस लेके आना है, तो आप जाओगे और 5 किलो राइस ले आओगे, उसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपको कोई डायरेक्शन की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोज आपको वो शॉप नहीं पता, तो शॉप तक पहुंचने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन की जरूरत होगी। मैंने आपको खाली इतना बता दिया कि वो जो शॉप है यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है, तो क्या आप उस शॉप तक पहुंच जाओगे? नहीं। तो इस केस में आपको वहां पे डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां पे हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड दे देते हैं तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जहां खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं होता है, वी एज वेल एज नीड अ डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो अभी कोई क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, वो हमको पता कैसे चलेगी? तो इसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, एंड द सिंबल इज लाइक, जैसे हम बोल देते हैं ये हमारा वो क्वांटिटी है, उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, तो ये हमको बताएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेर स्केलर में हम नहीं लिखते, हम डायरेक्ट अगर ऐसे लिखना है तो एस हमने लिख दिया, टी हमने लिख दिया, एम हमने लिख दिया, लेकिन जब हम वही चीज वेक्टर में लिखते हैं तो हमको ऐसे लिखना चाहिए। जैसे अगर वेलोसिटी की बात करें, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वी बार। अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज अ वेक्टर, तो ए बार। इस तरह से हम इनको सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट और भी कर सकते हैं? वेक्टर को बेसिकली हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां हमने ऐसे लिख दिया, देखना जरा, जैसे ये मैंने लिखा ए, इसकी ये इसका नाम है ए, दिस इज अ वेक्टर ए बार, तो ये वेक्टर है हमारा ए बार, ये इस तरफ इसका डायरेक्शन है, और इसके बाजू में हम लिख देते हैं इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 5 मीटर। सो बेसिकली ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसका डायरेक्शन इस तरफ है और जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। ओके, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये होता है इसकी टेल, सो दिस इज द टेल एंड दिस इज कॉल्ड एज द हेड। ये बहुत ही इजी है, ये इसकी पूंछ है और ये इसका सर है। सो टेल एंड हेड, तो जिस तरफ हेड पॉइंट करता है वो हमारे वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं वेक्टर डायरेक्शन।
अब ये बेसिकली है तो बहुत ही इजी चीज, बट कुछ बच्चे यहाँ भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा हर छोटी से हर बड़ी चीज आपके साथ डिस्कस करें ताकि कुछ भी चीज हमारी रह नहीं जानी चाहिए। सो हियर दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये तो बहुत ही इजी था मिस, ये हम हमेशा याद रखते हैं। हम सबको या काफी बच्चों को ऐसा होता है इनिशियली कि ये ईस्ट है कि ये ईस्ट है, कंफ्यूजन होता है। सो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके मिस, अभी तो आपने बता दिया, बट आगे जाके फिर हम ये चीज भूल जाते हैं। तो मैं भी जब पहले आप लोग के एज की थी तब मैं भी ये चीज भूल जाती थी, तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, ये देखो ये ऐसे है, बट अब मुझे याद नहीं है, यहां मैं वेस्ट कर देती थी पहले। तो क्या करना है आपको, Z बनाना है, Z। ये दिख रहा है, ये हमारा Z है। और न्यूज याद रखना है, न्यूज। सो NEWZ। ऑब्वियसली Z ऐसे तो बनेगा नहीं, तो Z बनाना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा Z सीधे की जगह थोड़ा टिल्टेड Z है। सो दिस इज NEWZ। आई होप इससे अभी आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके, अभी बेटा सपोज मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ये मेरा वेक्टर है बेटा, क्या नाम ले लें, चलो P बार, ठीक। इसका बेटा इसके साथ एंगल है 30 डिग्री। अब कंफ्यूजन है रीड करने में, इसको क्या रीड करना चाहिए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई एम श्योर काफी बच्चे यहाँ अटकते हैं। अभी आप मानो या ना मानो, आपको खुद को पता है कि यहाँ भी हम अटक जाते हैं काफी बार। तो ये बहुत ही सिंपल है। 30 डिग्री एंगल किसके साथ बन रहा है, ईस्ट के साथ बन रहा है। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पे जाके हमको बैठ जाना है। तो हम ईस्ट पे जाके बैठ गए। अब जिस पे आप बैठे हो उसका नाम एंड में ले लो। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, देखो बिल्कुल सिंपल। P बार की बात कर रहे हैं तो उसके डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड सपोज मान ले बेटा, चल 10 है तेरा, 10 न्यूटन। तो ये हो गया 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इट इज 30 डिग्री, जिस पे बैठे हो उसका नाम एंड में, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इतना सिंपल है। क्या हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देख बेटा ये वाला एंगल 30 है तो ये पूरा एंगल 90 होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री वाला एंगल किसके साथ बन रहा है, ये लाइन 60 डिग्री का एंगल नॉर्थ के साथ बना रही है, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 10 न्यूटन 60 डिग्री, जिस पे बैठे, अब इस पे जाके बैठ गए हैं, इस पे बैठ गए तो इसका नाम लेंगे एंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे वरना टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, आप लोग का टाइम बहुत ही प्रेशियस है। तो अभी अगर हम सपोज यहाँ पे एक और वेक्टर ले रहे हैं बेटा, जो तेरा 45 डिग्री पे है, और इसका मैग्नीट्यूड मान ले कुछ तो है 12 न्यूटन, ठीक। 12 तो नहीं लग रहा ना, इससे छोटा लग रहा है, तो 8 ले लेते हैं, चल 8 न्यूटन, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, तो अपन लिख देंगे R बार इज 8 न्यूटन। ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए कुछ किसी पे बैठने की जरूरत नहीं है, बीच में जा रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में, राइट। तो आप डायरेक्ट लिख दो साउथ ईस्ट, या तो फिर आप क्यों साउथ ईस्ट लिखा मिस, अरे कोई बात नहीं यार, ईस्ट साउथ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरी मर्जी। यहाँ तुझे जो लिखना है लिख, साउथ ईस्ट लिख या ईस्ट साउथ लिख, इतना क्लियर है। अभी अगर मैं आपको इसका उल्टा दूं, सपोज ये क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन बोला बेटा, क्यू बार इज 5 न्यूटन एंड इसका एंगल हमको दिया है बेटा कुछ 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अभी आपको ये प्लॉट करना है, कैसे करोगे, बिल्कुल उल्टा, किस पे जाके बैठ जाना है, जो लास्ट वाला है उस पे जाके बैठ जाओ। तो हम जाके बैठ गए वेस्ट पे, और किस तरफ चल मेरी जान, चल टूवर्ड्स साउथ, कितना 20 डिग्री हो गया। क्या मिस इतना इजी है, बिल्कुल बेटा इतना ही इजी है। तो ये वाला एंगल हो गया तेरा 20 डिग्री। अब उल्टा रीड करते हैं तो भी तो ऐसा करते हैं ना, देख इसके साथ एंगल बन रहा है वेस्ट के साथ, वेस्ट में जाके बैठ गए, तो क्या रीड करेंगे 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यही तो लिखा था। तो यहाँ हमने दोनों चीज सीखी। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती है, बट कभी कभी हम बेसिक चीजों में भी गलती कर देते हैं, इसलिए मैं हर एक चीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब पूछा बेटा देखो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, वो हमको निकालना है। तो बेटा मेथड याद रखो, दोनों की पूंछ मिला दो, तो पूंछ
पूछ से पूछ मिला दे। तो पहला मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये मेरा वेक्टर ए बार, ये इसकी पूछ, ये वाला एंगल कितना है बेटा तेरा 20 डिग्री। अब ये दूसरा वेक्टर तेरा क्या है बी, एज अ स्टेक, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, ये तेरा है बी बार। अब ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे ये वाला एंगल बेटा 40 डिग्री है। तो कोई मुझे बता सकता है ये वाला एंगल कितना होगा? बहुत ऑब्वियस है मिस, ये पूरा एंगल 90 होता है, 90 में से 40 गया बेटा, तेरा ये वाला एंगल हो गया 50 डिग्री। तो पहला स्टेप क्या था, पूछ से पूछ मिला दो। तो पहला लिख दो, पूछ से पूछ मिला, पूछ से पूछ मिला। ओके, तो पहला हमने पूछ से पूछ मिला दिया। उसके बाद क्या करना है, उसमें जो छोटा एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो छोटा एंगल है वो ढूंढो। तो छोटा एंगल, ये वाला एंगल ही छोटा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 50 + 20, सो द एंगल इज 70 डिग्री। तो पहला स्टेप क्या है बेटा तेरा, पूछ से पूछ मिला। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड, छोटा वाला एंगल ढूंढ ले। लिख दू फाइंड छोटा एंगल, तो ये हो, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल में ये वेक्टर है बेटा तेरा P और इसको नाम दे देती हूँ मैं Q बार। तो P बार और Q बार, अब तुम लोग को लगेगा हाँ मिस ये तो 120 डिग्री एंगल है, और काफी बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने देखी हुई है। मैं हर एक गलती आपको बता सकती हूँ कि बच्चे यहाँ अटकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये P और ये Q दोनों के एंगल 120 डिग्री है, तो सेम, क्यों मगजमारी करनी? अरे मेरे लाल ये रॉन्ग है। तो देख P का सर है और Q की पूछ है, तो क्या मिलाना है तुझे, पूछ से पूछ मिलानी है। तुझे पूछ पे सर नहीं रखना दूसरे का, तो पूछ से पूछ मिला। तो अब एक चीज करनी है, मतलब पहले मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा इधर P, ठीक है मिस, ये तो समझ गया। अब Q को एज इट इज डिस्प्लेस करिए आप, ये वेक्टर में अलाउड है, आप एक वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकते हो। कंडीशन उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ छेड़खानी नहीं करनी। देखो जैसा है ना, चुपचाप वहीं पे वैसा रख दे। तो मैंने लिया ये मेरा Q बार और शांति से यहाँ रख दिया, हो गया मिस, इतना तो काम हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब देख यहां से अगर सोच, ये P को मैंने खाली यहाँ बढ़ा दिया, ये वाला एंगल तेरा 120 डिग्री है बेटा, तो ये तो 180 होता है ना पूरा, तो ये वाला एंगल बचा हुआ कितना, बहुत ही सिंपल 60 डिग्री। So here the angle between the two vectors is 60 degree and not 120 degree. समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही इजी है और आई एम श्योर आपको पता होगा, बट एज आई टोल्ड वी डोंट वांट टू मिस ऑन एनीथिंग, सो जस्ट अ क्विक रिवीजन। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं बेटा जिनमें एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब जिनका डायरेक्शन सेम होता है। आई डोंट नो अबाउट द मैग्नीट्यूड, मुझे मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है मिस, बट सिंपल है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन सेम कर दो। अरे बाप रे, इतना इजी, बिल्कुल, ये हो गए तेरे पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है, क्या सेम है, डायरेक्शन। जरूरी है क्या इसी तरफ नहीं ले, किधर भी ले ले, ये ले, ये एक वेक्टर हो गया तेरा ए बार, ये तेरा दूसरा वेक्टर बी बार, किसी भी डायरेक्शन में इस तरफ ले लो, दो वेक्टर्स कहीं पर भी ले लो, बट कंडीशन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर में ये क्या बता रहे हो आप, ये सब आता है हमको? नहीं नहीं, तुझे सब आता है, तू बहुत स्कॉलर है, मुझे भी पता है, बट सुन ले, ठीक है। तो अभी ये है बेटा पहला करें इस तरफ, दिस इज योर P बार। Q बार जो होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। व्हाट अबाउट दिस मैग्नीट्यूड, कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा सोचने का ही नहीं। जब सिंपल बोला है दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं। तो पैरेलल वेक्टर्स दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड से वापस कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। सो इट विल बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर। नाम से समझ में आता है, जो तुम लोग के मन में सवाल था कि मिस मैग्नीट्यूड का क्या, यहाँ बेटा तेरा मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब सपोज तेरा एक वेक्टर इस तरफ है, ये है मेरा ए बार, इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 5, बस 5 बहुत पसंद है क्या? हाँ यार, हमेशा 5 नंबर ही आ जाता है, पता नहीं क्यों। चल दूसरा ले, ये है तेरा बी बार, इसका भी मैग्नीट्यूड है 5। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। सुन मेरी जान, हर एक इक्वल वेक्टर तेरा पैरेलल वेक्टर होगा ही होगा। ऑब्वियसली बात है ना बेटा, क्योंकि दोनों का इक्वल वेक्टर की क्या कंडीशन है तेरी, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 ही है ना।
और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख सकते हैं, एवरी इक्वल वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है ऑपोजिट मतलब बिल्कुल एंगल ऑपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे एंगल ऑपोजिट मतलब ऐसे मतलब 180 एंगल होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव वेक्टर का भी मतलब यहाँ पे वही है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। जैसे ये मेरा ए बार इस तरफ है, मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, चल कितना ले लें 7, ठीक है। तो जो तेरा बी बार होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन देख और मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। तो क्या मिस ये एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है? है ना, बिल्कुल। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर भी है, बट इसमें एक और कंडीशन है ना बेटा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको हम इसके लिए नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे आगे, एवरी नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर is anti-parallel vector. Is this much clear? Up. Please note this. Okay. Moving ahead. Next is position vector. Position vector बहुत ही सिंपल है बेटा, कोई भी एक ओरिजिन है, जैसे ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो इस जो वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी ना बेटा, वो तेरे ओरिजिन पे होगी। तो अगर कुछ इस तरह से वेक्टर है, लेट दिस बी पी बार, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। सो बेसिकली अ वेक्टर इज डिफाइंड विद सम ओरिजिन, यानी किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी वेक्टर को डिफाइन करें तो उसको हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे बेटा सपोज यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स लूं बेटा, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं, पी बार, अभी फिलहाल शायद आपको आई डोंट नो एक्स आई कैप या वाई जे कैप समझेगा, एक काम करते हैं इसको फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं, यूनिट वेक्टर के बाद वापस थोड़ा सा समझाती हूँ, तब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड कुछ भी ना हो, जीरो शून्य, जिसका मैग्नीट्यूड शून्य है और जिसके पास डायरेक्शन भी नहीं है। तो बस इसका यूज क्या है, इसका यूज भी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिनका आर्बिट्री डायरेक्शन होता है, मतलब वो किस तरफ जाएंगे वो भी नहीं पता। जैसे ये पॉइंट है, तो आई एम अ पॉइंट, तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मैं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, किसी को भी नहीं पता ना। तो एक पॉइंट जो हो गया बेसिकली इट बिकम्स अ जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और जिसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये आपको न्यूमेरिकल्स बेसिकली जो सम्स हम करेंगे एमसीक्यूज में, वहां पे आपको ये वर्ड देखने मिल जाता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या चीज है। तो बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब एक इस तरफ है तो ये दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, या ये ऐसे ले ले ये वाला, तो ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए ना, अपनी जो डायरेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये दोनों वेक्टर्स ये तीनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो अपन बोलेंगे दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर? ओके नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देख बेटा पहले सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं R1, फिर हम ये दूसरे वेक्टर की बात करते हैं R2, तो हम यहां से बेसिकली यहां गए, ये आप आगे जाके पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट जब अपन बात करेंगे तब। पहले हम यहां थे बेटा और फिर हम यहां से यहां चले गए, तो पहले मैंने इसको डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये हो गया मेरा R1 बार, ठीक। ये R2 पॉइंट पे हम चले गए बेटा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफाइन किया, तो ये हो गया मेरा R2 बार। सो बेसिकली दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, राइट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया ना बेटा। तो अब R1 से R2 बार की तरफ जाएंगे तो क्या हम ऐसे, ये रहा मेरा वेक्टर R1 से लेके R2 की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा तेरा, डेल्टा R is equals to final vector that is the R2 vector minus R1 vector, तो इसको हम बोलेंगे displacement vector। क्लियर? Next is unit vector. This is one of the most important vector. Unit vector क्या होता है बेटा, एक चीज याद रख, जो वेक्टर है उसमें तेरे दो टर्म्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। थोड़ा बेटर समझते हैं। देख बेटा यहाँ पे एक
वेक्टर है जिसको मैंने लिखा सपोज ए बार इज 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख मेरी लाल, ये क्या चीज है, ये वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और टूवर्ड्स ईस्ट क्या चीज है, ये उसका डायरेक्शन है। तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की अगर हम सिर्फ बात करें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ए बार अंडर मॉड, यानी ए को तूने जेल में डाल दिया तो ये हो गया तेरा 50 मीटर। तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, बट हम उसके किसकी बात कर रहे हैं, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो 50 मीटर इज द मैग्नीट्यूड। तो बस डायरेक्शन के लिए भी तो कुछ कर दो, आपने इसको तो सिंबल दे दिया, तो डायरेक्शन को अकेला छोड़ेंगे क्या, नहीं। तो देख मेरी जान, डायरेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्शन लिखते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप, ए विद अ टोपी। क्या है ये, ए कैप या ए विद अ टोपी। इसको लिखते हैं बेटा फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। क्या कर रहे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, रुक जा। इधर देख, ए बार क्या है तेरा 50 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये तेरा फुल वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड दैट इज 50 मीटर। अब जरा देख, 50 मीटर कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ डायरेक्शन। सो ये है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऑब्वियसली कैंसिल होके 1 मिला ना, और जो सिर्फ हमको डायरेक्शन देता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आज लास्ट टाइम आप ये रिवाइज कर रहे हो, अभी एंड तक, एग्जाम तक आपके दिमाग में ये छपा रहना चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कितने एक्सेस होते हैं, ये आपका है एक्स एक्सिस, ठीक, ये है अपना वाई एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव एक्स, राइट, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव जेड एंड दिस इज नेगेटिव जेड। तो हमने क्या किया, सबके डायरेक्शन के नाम दे दिए बेटा। तो अगर मैं तुझे बोलूं आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस को नाम दे दिया आई कैप, वाई एक्सिस को नाम दे दिया जे कैप एंड जेड एक्सिस को नाम दे दिया के कैप। तो अगर मैंने तुझे बोला आई कैप, तो तुझे तुरंत समझ जाना है वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या, कुछ नहीं बेटा, माइनस आई कैप बोल दे। तो माइनस आई कैप मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से अगर मैंने बोला जे कैप, तो जे कैप क्या पॉइंट करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसी तरह से माइनस जे क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। K cap is the z axis and minus K cap is the minus z axis. समझ में आ रहा है? गुड। तो अब यहां पे आते हैं, अब जरा ध्यान देना। अब ये किस तरफ पॉइंट करे, ये तेरी एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये तेरा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तेरा जेड एक्सिस और अंदर की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। तो ये कोऑर्डिनेट को नाम क्या दे दिया बेटा मैंने, एक्स, और ये तेरा वाई। तो बेसिकली मैं यहां से यहां तक गई और फिर यहां से यहां तक गई तो मैं पी पे पहुंच जाऊंगी। तो क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्या तरीका है बेटा, ये डायरेक्शन देखना, एक्स क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या है, उसका डायरेक्शन। सिमिलरली वाई क्या है, उसका मैग्नीट्यूड, और जे क्या है, उसका डायरेक्शन। तो तू इस तरह से यहाँ पे पहुंच जाए। एक और तरीका देख, चल एक और वेक्टर लिखते हैं। मान ली बेटा ये तेरा है क्यू बार, ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं x1 और ये है तेरा y1। तो अब क्या लिखेंगे, क्यू बार को किस तरह से लिखेंगे, देखना जरा। x1 कौन सी तरफ है बेटा, देख टू वर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो लिख दे सिंपल माइनस x1 आई क्या। अरे बस माइनस यहाँ की जगह यहाँ क्यों, अरे मल्टीप्लीकेशन है कहीं भी लिख ले, ठीक है। माइनस क्यों, बस माइनस आया बेटा, ये y भी तो तेरा नेगेटिव जा रहा है, तो माइनस y1 जे क्या। समझ में आया? अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा भी कंफ्यूज लग रहा हो, वापस थोड़ा सा रिवाइंड करो, वापस सारे वेक्टर्स देखो। उसमें से जो मैंने बोला यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वर्ड ऑर्थोगोनल याद रखना, दिस मीन्स परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद वापस एक बार डिस्कस होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोजीशन वेक्टर भी वापस डिस्कशन होगा एंड जीरो वेक्टर भी वापस डिस्कस होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अ लिटिल बैक, वॉच इट अगेन एंड देन मूव अहेड। चलो जल्दी से कॉपी कर लो। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन।
अब वेक्टर अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इनको एडिशन भी तो करना पड़ेगा, तो इनके एडिशन कैसे होंगे? इनके एडिशन स्केलर की तरह नहीं होते। आई एम श्योर आपको इतना तो आइडिया होगा, तो एक बार उसका ही रिविजन कर लेते हैं। तो पहले बेटा ये है मेरा वेक्टर p बार जो इस तरफ है, और दूसरा है मेरा वेक्टर q बार जो कुछ इस तरफ है। तो हमको इनको ऐड कैसे करना है? तो पहले तो सवाल है बेटा, तुझे क्या पूछा है, तुझे क्या करने बोला है? वो लोग ने p बार प्लस q बार करने बोला है कि q बार प्लस p बार करने बोला। मैं दोनों ही कर दो ना, ठीक है चल दोनों कर दो। दोनों का नाम मैं r दे रही हूँ, क्यों r दे रही हूँ अभी तुझे पता चलेगा। तो बेटा पहला रूल क्या है, जो पहला वेक्टर है तेरा उसको पहले ड्रॉ कर ले। ठीक है मिस कर दिया पहला वेक्टर ड्रॉ। अब बेटा ये पहला वेक्टर का हेड है और ये उसकी टेल है। जो दूसरा वेक्टर है वो इसके हेड पे ड्रॉ कर। ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर ऑन द, या तो फिर ऐसा बोलना चाहिए, कीप द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मतलब ये p बार को मैंने एज इट इज उठा रहा। अब बेटा ये जो q बार है ना, इसकी पूंछ को p के सर पे रख दे। ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह नहीं है, वहां पूंछ से पूंछ मिलती है, यहाँ इसने इसको अपने सर पे बिठा लिया। अबे तांडव तो करेगा, समझा? वहां क्या था, दोनों की पूंछ से पूंछ मिल रही थी, यहाँ इस p ने इस q को अपने सर पे बिठा लिया। तो अब क्या होगा, अब आएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहां से होता है मेरी जान? रिजल्टेंट होता है पहले की पूंछ से दूसरे के सर तक। मींस दिस इज द रिजल्टेंट r बार। ये है तेरा रिजल्टेंट। तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ नहीं पता, डायरेक्शन दिख तो रहा है कि इस तरफ है, बट एग्जैक्ट एंगल वैंगल कुछ नहीं पता। इस लॉ से कुछ नहीं आता, वो हम पैरेललोग्राम वेक्टर से सीखेंगे। तो हमें इसे पढ़ना ही क्यों, एक काम आएगा, सब्र कर। बस जितना बता रही हूँ उतना करते जाओ, ठीक है? अपनी जगह से हिलना नहीं है, पूरा चैप्टर एक बार में खत्म करना है। अगर तुम लोग को ये वाला पार्ट आता है फास्ट स्पीड पे देखो, आई एम श्योर वो आप करते ही हो। ओके सुन मेरी जान, अभी मैंने किया p बार, उसके सर पे बिठाया q को, और फिर रिजल्टेंट कहां से, पहले की टेल से दूसरे की हेड तक। मैं सब ये करके बताऊं ना, ठीक है? सुन लो, पहले q बार ड्रॉ कर। तो मैंने ड्रॉ किया ये मेरा q बार। q बार किससे ड्रॉ किया था बेटा? येलो से, तो वही देखिए स्केल में लेके नहीं करी ना, तो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे लगभग सेम लाएंगे। ये तेरा q बार है। अब क्या किया, अब p ने बोला भाई मैंने तुझे मेरे सर पे बिठाया, तू भी तो मुझे बिठा। तो q ने बिठाया p को उसके सर पे। तो ये है q का हेड और ये हमारा p आ गया q के सर के ऊपर। अब रिजल्टेंट वही मेथड, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक। तो ये हो गया बेटा तेरा रिजल्टेंट। मजा आ रहा है ना? फटाफट हो जाएगा यार, विद इन टाइम, तुम लोग टेंशन ना लो। तो ये हो गया। क्या बात है मिस, दोनों सेम आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए मैंने दो नाम नहीं किए थे। चाहे तू p प्लस क्यू कर या q प्लस p कर, दोनों का आंसर तेरा सेम ही आएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, तुम लोग पता है मुझे एडजस्ट कर लोगे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, अभी वही चीज कर रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से, दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आधी रात में भी तुझे आना चाहिए। बस आधी रात में तो अभी फिजिक्स ही फिजिक्स आ रहा है, इतना डर जो लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी नहीं लगेगा। चल बेटा अब देख क्या करना है मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बोला भाई अब मैं तुझे मेरे सर पे नहीं बिठाऊंगा, तो बोला ठीक है भाई मेरी पूंछ पे बिठा दे। तो अब दोनों की पूंछ से पूंछ को मिला दे, ठीक है? पहले p ने क्या कर दिया था, q को इसके सर पे बिठा दिया था, फिर q ने भी वही किया, बोले ना मैं किसी को सर पे बिठाऊंगा, दोनों की पूंछ से पूंछ मिला, ठीक है? तो क्या करना है बेटा, तुझे पहले ड्रॉ करना है p बार, ठीक मिस? इसमें भी वही है, चाहे तू p प्लस क्यू कर या q प्लस p कर, एक ही चीज है, दोनों की पूंछ से पूंछ मिला दे। थोड़ा सा p मेरा छोटा हो गया बेटा, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। अब ये है मेरा वेक्टर q बार। अब बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, ये दोनों वेक्टर, ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दिस इज थीटा। ये वही है ना, वही तरीका याद करो, p और q की पूंछ को पूंछ मिला दी तो क्या मिलेगा, ये है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो तुझे p पता है, तुझे q पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है। अब क्या करना है मिस, अब बेटा तू ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, बिल्कुल इसके जितनी लंबी, अंदाजे से कर ले, और ये क्यूब बिल्कुल ऐसे कर लेगा। तो ये हो गया मेरा रेडी, पैरेललोग्राम रेडी। अब क्या कर बेटा, अब यहां से ये दोनों की जो पूंछ है
यहां से इसके ऑपोजिट एंड तक एक लाइन खींचिए। चली 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 आगे, थोड़ी सी रेडी हो गई बट चलेगा। तो ये है मेरा रिजल्टेंट आर। देखा जाए तो क्या वही नहीं हो गया? यहाँ पे देखो ये पी है, ये क्यू है, ये आर, यही था ना? देख जरा, देख ध्यान दे, ये पी था, ये क्यू था और ये तेरा रिजल्टेंट आर था। यहाँ पे क्या है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ कर दिया और ये रिजल्टेंट बता दिया। ठीक है, तो ये दो मेथड है आंसर तेरा सेम आने वाला है, बट इसकी खासियत ये है, ये तुझे इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी देगा और इस आर का एंगल क्या होगा वो भी देगा। तो ये इसकी ब्यूटी है। ये वाला एंगल नाम दे दे बेटा तेरा अल्फा है। सो अल्फा इज द एंगल विद वेक्टर पी। तो बीटा को छोड़ देंगे क्या? नहीं। क्यू को छोड़ देंगे क्या अकेला? नहीं, बिल्कुल। ये वाला एंगल को नाम देते हैं बीटा। हालांकि इसका यूज थोड़ा कम आता है, हम ज्यादातर अल्फा ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने खूबसूरत सा फॉर्मूला दिया हमको, जो फॉर्मूला हम हर चैप्टर में लगभग यूज करते हैं। तो यहाँ से हमको आर वेक्टर जो है दैट इज द रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। सुन मेरी जान, ये क्या है तेरा वेक्टर पी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी। तो ये है उसका स्क्वायर, प्लस ये क्या है तेरा वेक्टर क्यू, उसका मैग्नीट्यूड है क्यू। क्यों मैं मॉड वॉड में क्यों नहीं लिख रही? अभी तो आपने सिखाया था भाई, इतनी मगजमारी करते नहीं है, वो लोग बोल भले ही देते बट हम सिंप्लिसिटी के ऐसे लिख देते। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ cos theta, where theta is the angle between the two vectors. So what is the resultant? Root, under root, p square plus q square plus 2pq cos theta, p square plus q square plus 2pq cos theta. मैं इतना जल्दी बोल रही हूँ, तुमको भी ये पेस में याद करना है और भी फास्ट। p square plus q square plus 2pq cos theta, p square plus q square plus 2pq cos theta, and under root। ये पेस में तुमको याद होना चाहिए। और सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, सारे फॉर्मूलास हम वो स्पीड तुम लोग के अंदर लेकर आएंगे। ओके, चल आगे बढ़। अब बेटा बात करते थे अल्फा की। तो अल्फा किसके साथ एंगल है? अल्फा एंगल है पी के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनता है उसका नाम नहीं लिख पाए, इसके साथ लिख दे। तो ये हो गया बेटा तेरा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द पी, जो अकेला है ना उसके साथ एंगल बना रहा है। अब तो जरा सोच, बीटा क्या लिख दू? बीटा किसके साथ एंगल है बेटा? क्यू के साथ, तो उसको अकेला छोड़ देना। तो P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। क्या समझे? समझा? चलो जल्दी से कॉपी करो। देखो अभी बेटा लोग, अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस की, और ये आपको याद होने चाहिए। बहुत ही सिंपल केसेस हैं। इसमें पहला ये है बेटा कि ये दो वेक्टर अलग अलग है, एक ए है एक बी है। मिस ए बी क्यों नाम लिया बेटा? कुछ भी नाम हो सकता है, तो नाम पे मत जाना, फॉर्मूला यही रहेगा। अगर ए और बी है तो तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड इट इज अंडर रूट। ठीक है, तो बेटा तेरा cos थीटा बेसिकली 0 हो गया, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ अपन को रिजल्टेंट आएगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। मतलब सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। जैसे बेटा सपोज ये 3 है ये 2 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 2 ये बन जाएगा 5 और इसका डायरेक्शन इसी तरफ होगा। समझा? ओके, अगर दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है बेटा, मान ली ये तेरा 5 है ये तेरा 2 है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a माइनस बी, और डायरेक्शन किसका आएगा? ऑब्वियसली जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी विल बी 3 और उसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। दिस इज योर रिजल्टेंट। समझ में आया? तीसरा बेटा थीटा 90 डिग्री है, a इस तरफ है b इस तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में तुझे याद होने चाहिए। अगर वेक्टर क्वांटिटी थीटा इज 0, दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। इफ थीटा इज 180 तो मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड इफ थीटा इज 90 तो कुछ नहीं, रिजल्टेंट r इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे ये तेरा मान ले बेटा 4 है और ये तेरा 3 है, तो कुछ इस तरह से हो गया, ये तेरा 4 ये तेरा 3। ठीक है, तो कुछ नहीं, वेक्टर पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो यही आएगा ना। ये किसकी तरह दिख रहा है? पाइथागोरस नहीं हो गया? ये 4 है ये 3 है, तो ये 3 है, तो ये क्या बना तेरा 5। तो ये है रिजल्ट। दिस इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम, भूलना नहीं है। जो जो चीज मैं बोल रही हूँ भूलना नहीं है, वो भूलना नहीं है। क्लियर? मेक श्योर। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत जगह यूज होता है
और ये भी भूलना नहीं है, वार्निंग, वार्निंग, डेंजर है ये, समझना। अब यहाँ क्या बोला बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, एंगल तुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90, 0, आई डोंट नो, बट क्या बोला है, मैग्नीट्यूड अगर तेरा सेम है, तो यहाँ पे मैंने P और Q सेम है, तो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दिया है, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, 2P स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा तेरा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, तो ये हो गया। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये R का फॉर्मूला हो गया बेटा तेरा 2P cos थीटा बाई 2, सो दिस इज द रिजल्टेंट। अब इसमें कुछ भी डाल दी, तुझे केस बताती हूँ, केस 1, सब केस है बेसिकली, थीटा तेरा 60 डिग्री है, क्या करेगा, सुन मेरी बात, 60 बाई 2 30, cos 30 इज √3/2, तो तेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2P, वो तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, 2 काट दे तो √3P इज द आंसर। ये क्विकनेस मुझे तुम लोग के अंदर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सपोज थीटा कितना ले लू, 90, थीटा तेरा 90 हो गया, तो cos 90/2 बेसिकली हो गया cos 45, cos 45 होता है 1/√2, तो तेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, R 2P 1/√2, सो दैट इज √2 इंटू P। अब एक और ब्यूटी हो तो बहुत मजेदार है, थीटा तेरा 120 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सुनना, cos 120/2 मतलब cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो तेरा रिजल्टेंट आ गया P, बेसिकली 2P इंटू 1/2 है ना, ये 2 और 2 काट दे तो रिजल्टेंट आ गया P। ये मैं तुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, कभी भी तुझे ऐसा दिखाई दे कि दो वेक्टर्स इक्वल हैं और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है, तो खासियत देख, रिजल्टेंट भी वही आएगा। ये एक ही ऐसा केस है जिसमें जो दो चीज ऐड हो रही है और जो रिजल्टेंट है तीनों भी सेम है, तेरा P और Q वो दोनों ऐड हो रहा है, वो दोनों सेम है, और जो रिजल्टेंट है वो भी सेम है। कब होगा, जब एंगल 120 डिग्री होगा, याद रहेगा ये तीनों केसेस, तीन याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, ये वाला याद रखना, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी इक्वल ही आएगा। क्लियर, मेक अ नोट ऑफ दिस, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन से पहले आपको वेक्टर एडिशन में पॉलीगॉन लॉ भी दिखेगा, बट पॉलीगॉन लॉ बहुत ही सिंपल होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो सपोज हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे ये एक वेक्टर है A बार, ये वेक्टर है B बार, ये वेक्टर है C बार, ये वेक्टर है D बार। इसका कुछ खास यूज है नहीं वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं। अभी आपको बोला है एड ऑल द वेक्टर्स, तो क्या करना है बेटा, पहला वेक्टर है उसको ड्रॉ कर लो, उसके हेड के ऊपर दूसरे का टेल रख दे, मतलब B, दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल रख दे, मतलब C, उसके बाद तीसरे के हेड के ऊपर चौथे का टेल रख दे, मतलब ये D, एंड द रिजल्टेंट इज फ्रॉम फर्स्ट टेल टू लास्ट हेड। ये हो गया अपना रिजल्टेंट R बार। तो ये एक लॉ है, पॉलीगॉन लॉ, बस इतना ही है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। बेसिकली हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कोई रूल नहीं है, बट हम इसे मान जाते हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पे गेम खेलते हैं। देखना, बेसिकली हमको क्या बोला बेटा, तुमको सब्ट्रैक्ट करना है P बार माइनस Q बार, बट वी डोंट हैव एनी रूल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ करते हैं एडिशन विद द नेगेटिव वेक्टर। बेसिकली P बार प्लस माइनस Q बार विल बी इक्वल्स टू P बार माइनस Q बार, बस यही चीज हम यहाँ करते हैं। देख ब्यूटी समझ, बहुत ही मजेदार है ये चीज। ये है तेरा P बार और ये है तेरा Q बार। एक मिनट, जस्ट मेक इट विद द कलरफुल शॉट्स। ठीक है, अब क्या कर, Q बार का नेगेटिव वेक्टर ले लो, ध्यान से सुनना। Q बार का क्या करो, नेगेटिव वेक्टर ले लो, तो Q बार का नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन थोड़ा सा बढ़ा ले, देखिए डायरेक्शन बिल्कुल 180, दिस इज द नेगेटिव वेक्टर, तो ये है मेरा माइनस Q बार। अब बेटा सोच, अगर ये वाला एंगल तेरा थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल,
तो बस खत्म, अब सॉल्व कर ले। अब p बार और माइनस q बार को एडिशन का रूल लगा। अब देखना, पहले यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको यहाँ आता है, दिस इज योर r बार। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट एंड दिस इज द रिजल्टेंट, लेट दिस बी r डैश। तो ये एडिशन का रिजल्टेंट है, p प्लस q है, और ये p माइनस q का रिजल्टेंट r डैश है। अब बेटा ये वाले एंगल को क्या नाम देते हैं, अल्फा डैश, और इसको क्या नाम देते हैं, बीटा डैश। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अपना ये था अल्फा और ये एंगल था बीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखना फॉर्मूला क्या हो जाएगा तेरा। सो रिजल्टेंट r डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, वही लिखना है तुझे। एक और चीज कर सकते हैं, देखना जरा, r डैश इज cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये दो तरीके से आप लिख सकते हो। सुनना ध्यान से, अगर सपोज p और q के बीच में एंगल 60 डिग्री है, p और q के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो दो तरीके, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos 60 एक तरीका। दूसरा तरीका 60 को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना एंगल बचेगा 120। तो यहां ऐसे लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 120 लिखना है। अगर 60 लिखना है तो माइनस डाल के लिखना, या तो फिर 180 माइनस 60 इज 120, डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दो तरीके ध्यान से करना जरा, ठीक। अब अल्फा निकालते हैं, अल्फा डैश बोलना चाहिए, तो अल्फा डैश अपना एंगल है p के साथ, तो क्या फॉर्मूला था बेटा, दूसरे वाले का नाम लिखना है, मतलब q साइन 180 माइनस थीटा अपॉन p प्लस q कॉस 180 माइनस थीटा। अब बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया q साइन थीटा अपॉन p माइनस q कॉस थीटा। सिमिलरली बीटा डैश हो जाएगा बेटा तेरा p साइन 180 माइनस थीटा अपॉन q प्लस p कॉस 180 माइनस थीटा, या तो फिर p साइन थीटा अपॉन q माइनस p कॉस थीटा। समझ में आ गया? बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस। अब इसमें भी एक स्पेशल केस ध्यान से सुनना, इफ p इज इक्वल्स टू q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 5 स्टार है। अब क्या बोला बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा है, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा बेटा तेरा r डैश इज 2p साइन थीटा बाई 2। अभी जस्ट हमने किया था, अगर एडिशन होता, दोनों वेक्टर्स इक्वल है और अगर एडिशन होता तो फॉर्मूला होता है 2p cos थीटा बाई 2, लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल है और आपको सब्ट्रैक्शन बोला है, सो दिस इज द फॉर्मूला 2p sin थीटा बाई 2। इज दिस क्लियर? एक और चीज बोल रही हूँ, कुछ चीज स्पेशल है, स्पेशल केसेस बोल सकते हो। अगर p बार प्लस q बार और p बार माइनस q बार का मैग्नीट्यूड सेम है, वापस सुनना, p बार प्लस q बार एंड p बार माइनस q बार का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री होगा। समझते हैं? ध्यान से देखना। अब बेटा तेरा p इधर है और q इधर है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये तेरा रिजल्टेंट होगा। क्या होगा रिजल्टेंट? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली माइनस क्यू ड्रॉ कर, वो इस तरफ होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा, तो ये रिजल्टेंट भी क्या आएगा r डैश अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कुछ समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं मैं। अगर p प्लस q एडिशन एंड p माइनस q
सब्ट्रैक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेसिकली द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी 90 डिग्री। क्लियर? ओके बेटे हमसे मिस्टेक हो गई है, खाली एंगल अल्फा नहीं है, सब में टैन है, टैन अल्फा है, सारे एंगल्स में टैन है, जो हमने पहले पढ़ा वो भी। प्लीज सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा जोश में ज्यादा ही आ गई मैं। अल्फा नहीं है बेटा, ये सारे एंगल्स टैन है, टैन। वो जो पहले एडिशन पढ़ा वहां भी इतना मिस्टेक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे चैप्टर में आपको रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या है? ये हमारा एक वेक्टर है जो आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा, ठीक है। ये वेक्टर है P, सपोज इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। बेसिकली हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या देखा, हमने दो वेक्टर्स को जोड़ के एक वेक्टर बनाया। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम हमारे वेक्टर को तोड़ेंगे। तो हम इस एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। बेसिकली हम वेक्टर्स को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर्स को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और वो दोनों पार्ट भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। आप हमेशा ऐसा ही करोगे। सो बेसिकली ये पार्ट बेटा देख, एक ये रहा, ये एक पार्ट होगा और एक ये दूसरा पार्ट होगा। तो ये ऐसे हो गया, राइट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बेटा cos थीटा लेती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ, ये क्या है तेरा px हो जाएगा, x कॉम्पोनेंट, और ये क्या हो गया तेरा py। तो ये py तो ये भी py होगा, ये px तो ये भी px होगा। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा शुड बी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, मतलब px बाय p, एंड sin थीटा यहां लिख देती हूँ, sin थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो यहां से तुझे px क्या मिल रहा है, ध्यान देना। तो px तुझे मिल रहा है p cos थीटा एंड py क्या मिल रहा है, p sin थीटा। तो अब सुनना, अब ये हर बार नहीं करेंगे, अब हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे। ये जो p है ये किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ। तो जिसके साथ एंगल थीटा होता है, मतलब ये उसकी बाजू वाली है, बाजू वाली चिपक के है ना, ये उसके बाजू वाली और ये इसके सामने वाली। तो p के बाजू वाली कौन है, px, और p के सामने वाली कौन है, मतलब थीटा के सामने वाली py। तो बाजू वाली हमेशा cos थीटा होती है एंड सामने वाली क्या होगी तेरी sin थीटा। बस बाजू वाली सामने वाली सबको पता होती है, तुम सबको तो पता है ना बाजू में कौन है सामने कौन है, बस उतना याद रखना। बाजू वाली तेरी cos थीटा और सामने वाली sin थीटा। तो इसको लिखेंगे कैसे वेक्टर के फॉर्म में बेटा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, p बार इज बेसिकली pxi कैप प्लस py j कैप, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस, ये भी पॉजिटिव y एक्सिस। तो दैट इज p cos थीटा i कैप प्लस p sin थीटा j कैप। क्लियर हुआ? यहाँ पे देख बेटा, इसको नाम दिया q। अब इसके दो कंपोनेंट्स निकाल, ये होगा इसका कंपोनेंट, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तेरा दूसरा। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट बाजू वाली है, ये बेसिकली तेरी py है, बाजू वाली क्या होती है हमेशा cos, और ये तेरी सामने वाली, मतलब ये तेरी सामने वाली हो गई, दिस इज px, दिस इज p sin थीटा। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ये तो p है, रुक जा मैं इसको p ही नाम कर देती हूँ, q की जगह नाम चेंज कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया तेरा p बार इज इक्वल्स टू p sin थीटा i कैप माइनस p cos थीटा j कैप। माइनस क्यों लिखा बेटा, बिकॉज ये नेगेटिव y में जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। ये पॉजिटिव x है तो इसलिए ये पॉजिटिव ही रहा और ये नेगेटिव हो गया। इज दिस क्लियर? ये है वेक्टर रेजोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फुल लेक्चर करते तो मैं और ज्यादा एग्जांपल लेती, बट ये क्रैश कोर्स है तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। उसके बाद बेटा, अगर सपोज हम ये एक वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो ये है तेरा वेक्टर r। तो मैंने थोड़ा कोशिश किया 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर लूं। तो बेसिकली ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा है, उसको जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैंने rx नाम दिया। ये जो वेक्टर है y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको नाम बीटा दिया, और ये कोऑर्डिनेट तेरा ry है। z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है एंगल गामा, रिजल्टेंट r की बात कर रही हूँ, और उसको नाम दिया rz। अब ये फॉर्मूलास तुझे याद रखने, cos अल्फा, अल्फा अगेन आई एम रिपीटिंग, एंगल विद द x एक्सिस इज rx by r,
आर एक्स बाई आर, आर एक्स आर क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये कहां से आया? अच्छा काम करते इधर आ जा, ये पहले मैं तुझे बता देती हूँ ये आया कैसे। बेसिकली अगर आपको x और y पता है तो x और y के बीच में एंगल कितना है बेटा तेरा? 90 डिग्री है ना। तो मैंने आपको इसके पहले ही सिखाया हुआ है ऑलरेडी। कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वही तो है। बेसिकली इस बार अपन ने क्या सीखा? वेक्टर को तोड़ना सीखा। पिछली बार क्या सीखा था? जोड़ना। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पी बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। बार नहीं लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। सो पी इज अंडर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, है ना। या तो अब ये सॉल्व करके देख लो। देख बेटा, पी एक्स क्या है तेरा? पी कॉस थीटा, और पी वाई क्या है? पी साइन थीटा। दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दे तो हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो 1 हो जाता है। तो ये आएगा। चलिए तो एंगल निकाल ले, टैन थीटा। टैन थीटा इज बेटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है ना। तो पी वाई बाई पी एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो पी एक्स बाई पी वाई आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देके करना, टैन थीटा दोनों केस में अलग अलग होगा। यू हैव टू सी कि ऑपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है, उस हिसाब से आपको ये टैन थीटा भरना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम ऐसा लिखते हैं, अगर आपको 3 कॉम्पोनेंट्स पता है और आपको रिजल्टेंट निकालना है तो, और तीनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे है तो ये मेथड है। और अगर 2 फॉर्म में है, मतलब 2 ही कॉम्पोनेंट्स निकाले और दोनों कॉम्पोनेंट 90 डिग्री पे है तो ये वाला फॉर्म है। क्लियर? So cos alpha is rx by r. So rx is equal rx divided by under root of rx square plus ry square plus rz square. Similarly, cos beta is ry by r, which is ry divided by under root of rx square plus ry square plus rz square. And similarly for cos gamma. अब मेरी बात सुन बेटा, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो cos square alpha plus cos square beta प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बेटा ये तीनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्या हो जाएगा? ये आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर करके देखना, आंसर यही आएगा। क्लियर? मेक अ नोट ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी चीज का अगर आपको उसके कंपोनेंट्स पता है और रिजल्टेंट निकालना है तो 90 डिग्री पे है। तो ये फॉर्मूला है 2 के लिए और ये फॉर्मूला है 3 के लिए। क्लियर? नोट करना, नोट। ओके, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। अभी बेटा बेसिकली कैसा होता है ना, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बी अ लिटिल अटेंटिव नाउ। अगर हम 2 स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा एक स्केलर आता है। अगर हम एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा एक वेक्टर आता है। लेकिन अगर हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर एक स्केलर आता है तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और अगर 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर वेक्टर आता है तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी इसमें बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एकदम डिटेल तो नहीं जा पाऊंगी बट जितना पॉसिबल है हमको कम टाइम में मैक्सिमम चीज ग्रास्प करने का वो हम कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो, पहले है स्केलर प्रोडक्ट या तो इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। क्यों इसका नाम हमने डॉट प्रोडक्ट डाला? बिकॉज यहाँ पे बीच में हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं या जो साइन यूज करते हैं वो एक डॉट है, तो इसकी वजह से इसका दूसरा नाम है बेटा डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट आप सबको शायद पता भी होगा, यूजुअली आपने बोला होगा दैट पी बार डॉट क्यू बार इज पी क्यू कॉस थीटा एंड क्यू बार डॉट पी बार इज क्यू पी कॉस थीटा। अब ये सबको समझ में आता है बट ये है क्या चीज वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। देख यहाँ पे तो वेक्टर है P और Q। तो बेटा पहले हम क्या कर रहे हैं, हम Q का एक कंपोनेंट, Q को रेजोल्यूशन अब आप सबको आ गया। बेटा Q के 2 पार्ट्स ले, ध्यान देना इधर। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया और ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। सो ये हो गया तेरा Q cos थीटा एंड दिस इज Q sin थीटा। So basically what is dot product? It is the multiplication of 2 vectors which are along the same line. ध्यान दे, ये P को और Q cos थीटा को मल्टीप्लाई किया है।
Q का वो वाला कंपोनेंट जो P के डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने दो हिस्सा किया, Q cos थीटा, Q sin थीटा, और वो वाला कंपोनेंट लिया जो P के अलोंग था एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसी को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो वाले दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब वहां हम मल्टीप्लाई करेंगे P को और Q sin थीटा को। So what is dot product? It is the multiplication of two vectors which are along the same line. And what is cross product? It is the multiplication of two vectors which are perpendicular to each other. तो यहाँ पे पहले हमने किया P bar dot Q bar, तो ये P है, और Q cos theta is what? It is the component of Q along P. याद रखेंगे, जगह नहीं है, तुम लोग लिख लो. What is Q cos theta? Q cos theta is the component of Q along P. तो बस क्या हम P के कंपोनेंट्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, ध्यान देना. अब ये एक कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट ध्यान देना, ये Q और ये परपेंडिकुलर टू Q हो गया, राइट. अब ये एक्स एक्सिस मान ले, ये y मान ले. अब ये P का वो वाला कंपोनेंट, मतलब ये रहा, ये दिस इज P cos थीटा. तो P का वो वाला कंपोनेंट जो Q के अलोंग है, दैट इज P cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू Q है, दिस इज P sin थीटा. देखा थीटा है ना, तो बाजू वाला हमेशा cos होता है, राइट. तो P cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ P अलोंग Q. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, Q बार डॉट P बार इज Q P cos थीटा, where P cos थीटा is the component of P along Q. What is Q cos थीटा? It is the component of Q along P. लिख लेना, प्लीज मेक ए नोट. ओके, अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, मतलब आप P बार डॉट Q बार बोलो या Q बार डॉट P बार बोलो, दोनों का आंसर सेम आएगा. बिकॉज यहाँ पे बेटा हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ये जो है, ये हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आया है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. दूसरा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है. अगर ऐसा लिखा है A बार डॉट B बार प्लस C बार, तो आप लिख सकते हो A बार डॉट B बार प्लस A बार डॉट C बार. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 है, मतलब A और B बेटा दोनों तेरे बेसिकली पैरेलल हो गए, तो एंगल ऑब्वियसली तेरा क्या आ गया? 0. तो क्या आएगा आंसर तेरा? A B cos 0, A B cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये आ गया A B. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक. अभी बेटा अगर दोनों 180 पे है, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं, तो एंगल 180 हो गया, तो ये हो जाएगा ए बी cos 180. cos 180 -1 होता है, तो ये तेरा आ गया माइनस ए बी. दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम. एंड इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब ए और बी बेटा तेरे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ऐसा होगा तो ए बी cos 90 0, सो दिस इज 0. इंपॉर्टेंट लाइक एनीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0. कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं. But I request you don't forget. I have written a note. If two vectors are perpendicular, then their dot product will always be 0. हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. घंटी बजनी चाहिए दिमाग में. जैसे ही बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर, घंटी बजी, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. क्लियर? ओके. उसके बाद बेटा अगर हम खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकाले तो, मतलब A बार है, ये रहा A बार, इसी के साथ आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो क्या होना चाहिए? हमको ऐसा लिखना चाहिए कुछ A cos 0. तो cos 0 तो 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? A स्क्वायर. समझा? तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है A स्क्वायर. उसी तरह से I कैप का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो I क्या होता है बेटा? इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दी एक्स एक्सिस, राइट. मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिसका डायरेक्शन खाली हमको बताता है कि वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है. तो बेटा अगर हम खुद के साथ ही मतलब आई कैप डॉट आई कैप करें, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 स्क्वायर विच इज 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1. अगर ऐसा दे दिया तो आई कैप डॉट माइनस आई कैप, तो कुछ नहीं, -1 है ना. 180 एंगल हो जाएगा ना आई कैप और माइनस आई कैप में.
तो cos 180 क्या होता है बेटा, 1 into cos 180, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के एंगल 180, तो आंसर -1 आ जाएगा। ठीक, ओके। अभी अगर I और J की बात करें तो I और J के बीच में एंगल कितना होता है, 90। बत्ती जली, दो वेक्टर्स एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट इज अ 0। J कैप डॉट I कैप तो भी 0, I कैप डॉट K कैप या K कैप डॉट I कैप तो भी 0, J कैप डॉट K कैप या K कैप डॉट J कैप, आंसर 0 ही आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के 0 होता है, तो I J हो, J K हो, K I हो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 आएगा। क्लियर? ओके। अब देख बेटा, ये मैंने कुछ इस तरह से वेक्टर लिखा है वेक्टर फॉर्म में, ए बार को ऐसे लिखा I J K, और सिमिलरली बेटा बी को भी अपन ने ऐसे ही लिखा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट आता है बेटा, बहुत सिंपल है, सिर्फ आई के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस जे के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो। अब कैसे आया वो आप करने का टाइम भी नहीं है, बहुत ही ईजी है, लिख देते हैं डायरेक्ट, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बस ये आंसर हो गया। ओके, तो बेटा अगर सपोज अपन को a और b की वैल्यू दे, जैसे a है सपोज 6 और b है सपोज 2 और दोनों के बीच में एंगल दिया है थीटा, तो हम कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, a इंटू बी कॉस थीटा वाला। लेकिन अगर आपको कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और b कुछ दिया है 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे। इज दिस क्लियर? ओके। उसके बाद देख बेटा, अगर सपोज आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है वो निकालने बोला है, तो हम क्या यूज करेंगे, सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला। बेसिकली क्या था, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे पी के फॉर्मेट में लिखा है पी क्यू की, पी बार डॉट क्यू बार इज पी क्यू कॉस थीटा। तो अपन को थीटा निकालने बोला, तो क्या होगा, ये पी क्यू इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने वही किया, ए बार डॉट बी बार बेटा ऊपर रखा, यहाँ जो ए बी होता था ना उसको यहाँ नीचे लेके आ गए, तो इसको लिखना कैसे वो मैंने यहाँ बताया है। सो ए बार डॉट बी बार क्या है बेटा, ये पूरा टर्म तेरा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। फिर ये ए क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपको एंगल मिल जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ध्यान से सुनो, क्या पूछा है, ए का वो वाला कॉम्पोनेंट जो बी के अलोंग हो। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पे P है बेटा तेरा, यहाँ पे Q है। सो व्हाट इज दिस P cos थीटा? सो P cos थीटा इज component of P which is along Q. And what is Q cos theta? Q cos theta is the component of Q which is along P. तो यहाँ पे हमको क्या पूछा, component of A along B, मतलब in short they are asking you A cos theta. तो हमको जो चीज ढूंढनी है, ए कॉस थीटा ढूंढना है, तो उसको ये साइड रख, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन बी मॉड ऑफ बी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ जगह कम है फिर भी मैं लिख के बताती हूँ, देखना बेटा। सो हियर ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार कैसे निकालोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b, सिर्फ b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्या इसी तरह से वो लोग कॉम्पोनेंट ऑफ b अलोंग a नहीं पूछ सकते थे? बिल्कुल पूछ सकते थे। तो आपको अगर वो लोग b cos थीटा पूछते तो आप क्या लिखते, a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो यहाँ नीचे आ जाता रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, सो ऑल दिस अबाउट द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या तो उसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, और अगर कोई भी चीज अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही है तो गो बैक अ लिटिल, वॉच इट वंस अगेन एंड देन मूव अहेड। ओके, प्लीज मेक अ नोट। ओके,
तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर या तो स्केलर प्रोडक्ट आएगा या तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। तो अगर वो स्केलर प्रोडक्ट आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो जस्ट अभी हम पढ़े। अगर हमारा आंसर वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या तो फिर उसका दूसरा एक और नाम है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों पड़ा, इसके लिए पड़ा बेटा, बिकॉज यहाँ पे हम जो सिंबल यूज करते हैं बीच में वो क्रॉस होता है, और वहां पे बहुत ही सिंपल था क्योंकि जो हमारा आंसर था वो सिर्फ एक स्केलर था, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्टेंट है उसके पास डायरेक्शन भी होता है। So we have to be a little more careful while dealing with cross product, and this is one of the most important thing that you will come across in almost every other chapter. ठीक है, देखते हैं। अभी पहले हमने लिखा a बार क्रॉस b बार, तो बेटा यहाँ पे भी आपको समझना है, कॉन्सेप्ट फील लेना है। तो मैं क्या बताती हूँ आपको, a और b बेटा बेसिकली कॉम्पोनेंट ले ली, तो ये कॉम्पोनेंट लिया, तो ये अपन ने क्या किया, दिस इज b cos theta and this is b sin theta. So cross product is the multiplication of two vectors which are perpendicular to each other. तो बोलोगे बस a इधर है b इधर है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो b का वो वाला कंपोनेंट लो जो a को परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे b का कौन सा कंपोनेंट a को परपेंडिकुलर है बेटा, सामने सामने दिख रहा है, b sin theta. So it is the multiplication of two vectors which are perpendicular to each other. तो हमने b sin theta और a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिला, a and b sin theta. b sin theta is the component of b which is perpendicular to a. अब सवाल आता है इसके डायरेक्शन के, तो इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है। वी आर यूजिंग अवर राइट हैंड, देखना ध्यान से। अब बेटा क्या है, पहला a है ना और दूसरा b, तो जो पहला वाला है उसके तरफ अपने हाथ को रखो, ध्यान से देखना। आई एम कीपिंग माई हैंड टूवर्ड्स a एंड टर्निंग माई हैंड टूवर्ड्स b। तो मैंने a की तरफ हाथ रखा और b की तरफ फिंगर्स को टर्न किया, a की तरफ हाथ रखा और b की तरफ टर्न किया। थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो दिस इज द डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे एन कैप के साथ डिनोट किया है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, अब हम उल्टा करते हैं, b बार क्रॉस a बार। अब यहाँ क्या कर दे बेटा, यहाँ पे तो a के दो कंपोनेंट्स कर दे, तो a के दो कंपोनेंट क्या है, तो a का एक कंपोनेंट यहाँ होगा बेटा कुछ, दिस इज a cos थीटा, और ये इसका दूसरा परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे होगा, दिस इज a sin थीटा। तो अब हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, हम b और a का वो वाला कंपोनेंट, अब इसको मत देखना, ब्लू वाले को, सॉरी येलो वाले को मत देखना, पिंक वाले को देखना, हम a के कंपोनेंट्स किए हैं, तो a का वो वाला कंपोनेंट जो b को परपेंडिकुलर है, तो a का कौन सा वाला कंपोनेंट बेटा तेरे b को परपेंडिकुलर है, a sin थीटा। सो इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b और a sin थीटा को, तो हमने लिखा b और a sin थीटा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हम a b sin थीटा लिखे या b a sin थीटा लिखे, बात एक की एक है। सो द मैग्नीट्यूड आर सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, तो बेटा इसमें क्या करना है, जो पहला वाला है उसकी तरफ अपनी हाथ रख, तो अपने b की तरफ हाथ को रखा, चलो ऐसे रखते हैं, और a की तरफ उंगलियां टूट जाएंगी भाई, होगा क्या, नहीं। तो बहुत सिंपल है, उंगली तोड़नी नहीं है, हाथ को घुमा देना है। तो मैंने हाथ को b को ऐसे रखा और a की तरफ मेरी फिंगर्स को टिल्ट किया बेटा, तेरा थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। सो हियर द डायरेक्शन इज एन इनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए मैंने लिखा -n कैप। तो मैंने बाहर की डायरेक्शन को n कैप नाम दिया था, तो अंदर का डायरेक्शन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट वेक्टर में अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली -n कैप। समझ में आ गया। तब यहां से हमको पता चला दे डू नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार, ये दोनों इक्वल नहीं होते। क्यों इक्वल नहीं होते, बस मैग्नीट्यूड तो सेम थे, हाँ बेटा बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, एक बाहर था तो एक अंदर था, तो दोनों का डायरेक्शन तेरा ऑपोजिट था, तो इसलिए हम
ऐसे लिख सकते हैं a बार क्रॉस b बार इज माइनस b बार क्रॉस a बार, या तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप जब आपने चीजें की होंगी, टॉर्क का फॉर्मूला, अगर टॉर्क के फॉर्मूला की बात करें तो वहां पे हम लोग r बार क्रॉस f बार लिखते हैं, हम उल्टा नहीं लिख सकते, हम f बार क्रॉस r बार नहीं लिख सकते। अगर वैसा लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या रीजन है, यही रीजन है कि दोनों के डायरेक्शंस तो ऑपोजिट है ना, सो बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसका जो डायरेक्शन आया, जो तेरा एन कैप आया बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, वो किस किस को परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी, एज वेल एज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। वापस सुनो, जिसका डायरेक्शन है वो ए को परपेंडिकुलर है, वो बी को भी परपेंडिकुलर है। देखो ए को परपेंडिकुलर हो गया ये इस तरह, ए को परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ले रहे, बी को भी, और जो ए भी जिस प्लेन में है उसको भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? ओके। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ये अलाउड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर तेरा थीटा 0 है, थीटा 0 मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, मतलब एक इस तरफ दूसरा भी इस तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें। सो इफ द थीटा आर 0 तो कॉस सॉरी साइन 0 क्या हो जाता है बेटा, 0। तो यहाँ पे अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। सिमिलरली अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, मतलब उनके बीच में एंगल 180 है, तो साइन 180 भी बेटा तेरा 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी तेरा आंसर 0 आ जाएगा। अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं तो यहाँ पे मैं मॉड लिख देती हूँ बेसिकली, हालांकि तो 0 ही था, तो बेसिकली दिस इज अ 0 वेक्टर, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा हुआ याद आ गया। आपको पता है हम लोगों ने वेक्टर्स में 0 वेक्टर पढ़ा था, तो यहाँ पे हमको क्या आया, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है 0 आया, बट इट इज अ वेक्टर, सो दिस इज अ 0 वेक्टर। इसके बाद मैग्नीट्यूड कितना है, 0, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, समझा अभी, ये 0 वेक्टर तेरा। अब बेटा यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहाँ पे थीटा अगर तेरा 90 है तो साइन 91 हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू बी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा तेरा 90 होगा, और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा तेरा 0 होगा। क्लियर हो रहा है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ इज 0, ऑब्वियसली ना, खुद के साथ उसका एंगल कितना होगा, जैसे मेरा ए इस तरफ है और मेरा दूसरा ए अगर मैं इसका क्लोन बना दूं वो भी इसी तरफ आएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा तेरा, 0। तो 0 हो गया तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द रीजन दैट खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए बार डॉट ए बार वाज ए स्क्वायर, समझा? ओके, तो अभी बेटा इसी तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप, इस के कैप डॉट के कैप, ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। अब आगे देखते हैं आई क्रॉस जे, यहाँ आई क्रॉस जे क्या होगा, तो बेटा आई क्रॉस जे जो इनका रिजल्टेंट होगा वो आई और जे दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आई जे को परपेंडिकुलर क्या होगा, के, तो यहां मैंने के लिख दिया। सिमिलरली जे आई को भी परपेंडिकुलर किया होगा, तो बस फर्क क्या है दोनों में, प्लस माइनस का, कौन सा प्लस कौन सा माइनस अभी डिस्कस करते हैं। जे क्रॉस के है तो क्या आना चाहिए, आई, यहां भी आई आना चाहिए, प्लस माइनस का मैं डिस्कस कर रही हूँ, के और आई में बेटा तेरा जे आना चाहिए, बिकॉज जे इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे भी तेरा जे आना चाहिए। अब हम प्लस और माइनस की बात करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, आई से जे की तरफ अगर तू क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस, तो आई से जे तो पॉजिटिव, और जे से आई तो बेटा नेगेटिव, समझा? फिर देख जे से के कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, प्लस नहीं डालोगे तो भी चलेगा। के से जे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, समझ रहा है ना? दूसरा बेटा के से आई क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंड आई से के एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बेटा यहाँ आई जे में के क्यों आया, बिकॉज द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स एंड एज वेल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो आई को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो जे को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आई जे जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसको भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका यहाँ के कैप आया। सिमिलरली जे के को कौन परपेंडिकुलर होता है? आई, एंड के आई को कौन परपेंडिकुलर होता है? जे, और प्लस आएगा कि माइनस, वो आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको ए बार कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी बार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो हम क्या करते हैं बेटा? तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, मैं आपको अभी बताती हूँ। तो देखो बेटा, पहले लिखना है आई जे के, उसके बाद जो पहला है ना, पहला उसको पहले लिखने का, और जो दूसरा है उसको बाद में लिखने का। अगर आपको बी बार क्रॉस ए बार पूछा तो पहले बी के टर्म्स आएंगे और उसके बाद ए के टर्म्स आएंगे। इज दिस क्लियर? तो पहले मैंने आई लिख दिया। अब उसके बाद बेटा इसको और इसको से छुपा दो, तो क्या दिख रहा है? ए वाई बी जेड। पहले ये डायगोनल मल्टीप्लाई करो, ये वाला, और फिर उसके बाद ये, तो हो जाएगा ए वाई बी जेड, ये लिखा बेटा मैंने, ए वाई बी जेड माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई देन दिस, माइनस ए जेड बी वाई। समझा? ये आई हो गया। उसके बाद माइनस जे, ये पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ऐसे लिखते हैं। तो पहले आई लिखा था पॉजिटिव, अब ये जे नेगेटिव। अब ब्रैकेट ओपन कर बेटा, इन दोनों को छुपा दे, ऐसे छुपा दे। अब ये क्या हो गया था? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस इन दोनों को बी एक्स ए जेड। अब तीसरा जब लिखेंगे तब प्लस के क्या, बिकॉज पहला माइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा वापस प्लस। अब इसको छुपा दे बेटा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। समझ में आया क्या किया? पहले आई लिखा बेटा, फिर इस टर्म्स को छुपा के इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जे लिखा, जे को छुपा दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर के को छुपा दिया और इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये हमको इस तरह से लिखना है। समझ में आया? बिकॉज ये वाला जगह हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, वो मैंने अभी नहीं बताया है बिकॉज हमको टाइम सेव करना है। मिनिमम टाइम में आई वांट टू डिलीवर मैक्सिमम थिंग्स, सो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये वाला इजी मेथड यूज करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इजंट इट? डॉट प्रोडक्ट कितना सिंपल था बेटा, आई के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, जे के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दिस इज वेक्टर, सो यू हैव टू गिव द डायरेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये मेथड यूज करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। अभी कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो क्या बजना चाहिए? घंटी बजनी चाहिए। सबके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो जैसे ही ये सुनोगे तो सिंपली हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगाना, दैट ए बार डॉट बी बार शुड बी 0। समझ में आया? तो जैसे ही क्लिक होगा सबसे पहले क्या घंटी बजनी चाहिए हमारे दिमाग में बेटा? कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम ये लगा देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या? तो सब लोग बोलेंगे मिस उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। राइट, वो आंसर राइट है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बट यहाँ हम कुछ दूसरी चीज यूज करेंगे। यहाँ बेटा एक और चीज याद रखना, दैट ए एक्स बाई बी एक्स का जो रेशियो होगा वो ए वाई बाई बी वाई के बराबर होगा, और वही तेरा ए जेड बाई बी जेड के बराबर होगा। यहाँ पे आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो एमसीक्यूज में, बट इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। नोट दिस, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक आई एम डिस्कसिंग विद यू। अगर पैरेलल बोला तो ए एक्स बाई बी एक्स इज ए वाई बाई बी वाई इज ए जेड बाई बी जेड, ये तीनों का इक्वल होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा यहाँ पे एमसीक्यू में ऐसा भी कुछ दे दिया, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी एज वेल एज द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब क्या बोला कि एक वेक्टर है जो ए को भी परपेंडिकुलर है, जो बी को भी परपेंडिकुलर है, और ए और बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उसको भी परपेंडिकुलर है। उसका सिर्फ डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू एन क्या। याद कर बेटा, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है?
दिस इज ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, दिस इज अ डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होता है वो ए को परपेंडिकुलर, बी को परपेंडिकुलर, उस प्लेन को भी परपेंडिकुलर। सो दे आर बेसिकली आस्किंग यू दिस एन कैप। तो क्या होगा, एन कैप इज ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये कैसे निकालोगे, ये डिटर्मिनेंट मेथड से, जो मैंने इसके पहले आपको बताया, वो डिटर्मिनेंट मेथड से लगा के उसका जो भी आंसर आएगा वो आई, जे और के टर्म्स में आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आई का जो भी टर्म था उसके साथ जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर प्लस वाई के टर्म का स्क्वायर प्लस जेड के टर्म का स्क्वायर करोगे, सो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रही हूँ, दिस इज लाइक अ वार्निंग टू यू, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते बेटा। सपोज पैरेललोग्राम का एरिया पूछा, पैरेललोग्राम के दो साइड आपको वेक्टर के फॉर्म में दिए, जैसे बी आपको दिया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली ए भी आपको वेक्टर के फॉर्म में पूछा है, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल बेटा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट मेथड से आंसर निकाल लेना और उसके बाद उसका मॉड कर लेना, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मतलब डिटर्मिनेंट मेथड जो अपना था ना, उससे तुम लोग को आंसर आएगा, उसका क्या करोगे, उसका अंडर रूट करके आंसर निकालोगे। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया। सिमिलरली अगर हमको ट्रायंगल की बात करते हैं, दो साइड्स हमको बेसिकली वेक्टर के फॉर्म में दिए हैं, ये ए बार और बी बार, और दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया है। और अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा तो बहुत हड़बड़ाहट हो जाती, क्या करना है, बहुत सिंपल है बेटा। नॉर्मली क्या कर, डिटर्मिनेंट मेथड से तेरा आंसर निकाल, आंसर निकालने के बाद उसका मॉड निकाल, मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड देन डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड एंड देन सिंपली डिवाइड बाय 2। यहाँ पे नॉर्मली ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे हमको खाली जो मैग्नीट्यूड होगा उससे 2 से डिवाइड करना है एंड देन वी विल गेट द आंसर। क्लियर? ओके, मेक अ नोट। Now moving to the last part of the chapter, पहले हम पढ़ रहे हैं लैमीज थ्योरम। बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, तीन वेक्टर्स होते हैं, तीनों वेक्टर्स के बीच में कुछ कुछ एंगल है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो हम सम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे ए है बेटा, तो ए के सामने वाला एंगल कितना है, अल्फा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी। बी के सामने वाला एंगल कौन सा बेटा, बीटा, सो बी बाई साइन बीटा। और सी के सामने वाला एंगल क्या है बेटा, गामा साइन गामा, सी बाय साइन गामा। इज दिस क्लियर बेटा? तो यहाँ पे इस तरह से होता है कि ए बाई साइन अल्फा इज बी बाई साइन बीटा, सी बाई साइन गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वल होगा। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको नोट्स जो भी हमने यहाँ पे किया है, एफर्टलेस फिजिक्स प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, मेरा ही एप्लीकेशन है, उस पे आपको वहां पे इजीली आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा पहला क्या है, वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, यानी अगर एक वेक्टर है तो उसके कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, इट कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, लेकिन अगर हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं और एक प्लेन में हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर कैन हैव ओनली 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन अ प्लेन, एंड इफ इट इज लाइंग इन अ स्पेस देन इट कैन हैव 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो वही चीज हमने लिखी है, वेक्टर कैन हैव 2 perpendicular components in a plane and 3 perpendicular components in a space। यहाँ हमने perpendicular words नहीं बोला, यहाँ हमने क्या बोला कि एक वेक्टर के पास इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, वो भी सच है। लेकिन अगर आप एक प्लेन की बात करो और जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो वो 2 ही है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो जितने भी हो वो सबको परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को, तो इस केस में कितने होने चाहिए, 3। So it should have 3 in a space and 2 in a plane and 2 in plane। उसके बाद वेक्टर्स में डिवीजन अलाउड नहीं है। आपने नोट किया, हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा, वेक्टर
मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन में इंस्टेड 2 टाइप्स पढ़े, लेकिन डिवीजन नहीं होता है। सो वेक्टर में डिवीजन कभी नहीं होता, बिकॉज डायरेक्शन डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 3। अगर हम कोप्लेनर वेक्टर की बात करें, मतलब एक प्लेन में लाई करें, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका जो सम है वो 0 हो सकता है, दैट इज 3। नेक्स्ट, अगर अपन कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें, मींस दे आर लाइंग इन द सेम लाइन, तो मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए, दैट इज 2। थर्ड, इफ दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में लाइन नहीं करते, मींस दे आर नॉन कोप्लेनर्स, तो कितने वेक्टर्स चाहिए, द आंसर इज 4। तो फॉर कोलिनियर 2, फॉर कोप्लेनर 3 एंड फॉर नॉन कोप्लेनर 4। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्या बोला बेटा, हमारे पास सब वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, a1 a2 a3 a4, सबका जो सम है वो 0 है, ठीक है, और सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं बताती हूँ। जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे 5 वेक्टर्स हैं। इन सबका जो टोटल है वो 0 है, ठीक है, और इन सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो सिंपली यू विल ऐड द टोटल। टोटल कितना होता है बेटा, 360। 360 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा उनके बीच का एंगल होगा। इज दिस क्लियर? सिमिलरली इसका रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स ट्रू मतलब अगर आपको दिया है कि सपोज 5 वेक्टर्स हैं और पांचों के बीच में इक्वल एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट निकालो, तो आप बोलोगे रिजल्टेंट 0 होगा। कंडीशन क्या है, सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड उनका टोटल जो है सम वो 0 होगा, तो उनके बीच में ये एंगल है, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस चैप्टर। तो हमारा वेक्टर्स पूरी तरह से हो गया है। मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पे डाली है। आई हैव ट्राइड टू पुट ऑल द थिंग्स इन मिनिमम टाइम। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सो इवन आई गेट मोटिवेटेड एंड मैं बाकी के चैप्टर्स जल्दी से जल्दी डाल सकूं। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर चैप्टर्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।